हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्य के विभिन्न रूपों की बात की थी, यानी द्रव्य क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम अपने इस सीरीज में केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। तो एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, परमाणु की संरचना किस तरह से होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पुराना जो एक यूट्यूब लेक्चर था उसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने बात की थी कि जो द्रव्य है, मैटर है, वो अगर भौतिक विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार का हो सकता है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीन प्रमुख रूप हो सकते हैं या तीन अवस्थाएं हो सकती है। इसके अलावा अगर आप द्रव्य की रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो द्रव्य को इस प्रकार से हम तत्व यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ द्रव्य या यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना हुआ जो द्रव्य है वो यौगिक कहलाएगा। और इसी तरह से हमने मिश्रण की बात की थी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना हुआ ऐसा द्रव्य जिसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं है वो मिश्रण है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं परमाणु से किस प्रकार से द्रव्य बनता है और फिर हम बात करेंगे इस परमाणु की विभिन्न विशेषताओं और इसकी संरचना की। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एक परमाणु और परमाणु जब इस प्रकार से जुड़ जाते हैं तो उनसे अणुओं का निर्माण होता है, यानी परमाणु से जुड़ करके अणुओं का निर्माण होता है। और इसी तरह से जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो इससे द्रव्य का निर्माण हो जाता है, पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि परमाणु समान प्रकार के भी हो सकते हैं और असमान प्रकार के भी हो सकते हैं किसी एक द्रव्य में। तो अगर समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अणु और उनसे फिर द्रव्य का निर्माण होगा तो ऐसा द्रव्य जो है वो तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है और फिर उसके बाद में द्रव्य का निर्माण होगा तो ये यौगिक और मिश्रण के अंतर्गत आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसमें यौगिक का निर्माण होगा, उससे कंपाउंड बनेंगे, या निश्चित अनुपात में अगर संयोजन हो तो उससे यौगिक बनेंगे। लेकिन अगर अनुपात निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में अगर परमाणु आपस में संयोग हो रहे संयोजित होकर के द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं तो वो मिश्रण के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब परमाणु से अणु बनते हैं तो परमाणुओं के बीच में जो संबंध बनते हैं, जो रिलेशन बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड या बंध। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होगा तो बंध बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर मिले तो आपस में बंध बना करके एक H2O का अणु बनाते हैं। या इसी प्रकार से मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो आपस में मिलकर जो है इस तरह से HCl का अणु बनाते हैं। तो बंध का मतलब है परमाणुओं के बीच का संयोजन, परमाणुओं के बीच का जो इस प्रकार से एक रिलेशन बनता है उसे हम बंध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखने वाली है कि जब अणुओं से द्रव्य का निर्माण होगा तब उसमें भी बंधों का ही निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध और अणुओं के बीच बनने वाले बंधों में थोड़ा सा अंतर होता है। आगे हम रासायनिक बंधों के अंतर्गत या जो परमाणुओं के बीच बनने वाले विभिन्न प्रकार के बंध हैं उनके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि परमाणुओं के बंध अणुओं के बीच बनने वाले बंध से किस प्रकार से अलग होते हैं। हम इसमें रासायनिक और भौतिक बंध और उनके विभिन्न प्रकारों की भी बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, इसको वहां के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस परमाणु के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो इस परमाणु के ऊपर व्यवस्थित रहेगा कि ये परमाणु क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, या इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अणु और परमाणु की एक छोटी सी परिभाषा फिर से देख लेते हैं कि अणु क्या होता है। परमाणुओं के संयोजन से बने हुए जो कण हैं वो अणु कहलाते हैं। तो अणु वह पदार्थ का सबसे छोटा कण है या सब छोटे से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होता है और ये मुक्त अवस्था में रह सकता है। अणु और परमाणुओं में जो मुख्य अंतर है वो यही है कि अणु जो है वो मुक्त अवस्था में रह सकता है और परमाणु सामान्यतः, ज्यादातर परमाणु जो होते हैं, अधिकांश परमाणु सामान्य अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसका एक अपवाद है अक्रिय गैसें,
ऐसा क्यों होता है, आगे हम इस पे चर्चा करते हैं। तो मुक्त अवस्था में रह सकता है और दो प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है तो इसे हम समपरमाणुक या होमो एटॉमिक कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे H2 है, तो H2 में दोनों जो इस तरह से परमाणु है वो समान है। इसी तरह से O2 है। इसी तरह से मान लीजिए कि आयरन के अणु है, तो सब में परमाणुओं का जो इस प्रकार से संयोजन है, या आप कहें कि सभी में जो परमाणु हैं वो समान प्रकार के होते हैं। तो सम परमाणु, दूसरे होते हैं विषम परमाणु। यहां पर इस प्रकार से एक पॉइंट है कि जो परमाणु, जितने परमाणु आपस में संयोग करते हैं किसी अणु के निर्माण में, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अगर हम H2 की बात करें तो हम कहेंगे कि इसकी परमाणुकता 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम वहां पर भी O2 लिखेंगे, यानी इसकी परमाणुकता भी 2 है। लेकिन अगर आप ओजोन की बात करें तो वहां पर O3 होगा, इसकी परमाणुकता 3 है। यहां पर 3 परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो परमाणुकता का मतलब उस संख्या से है जिस संख्या में परमाणु आपस में संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट है कि विषम परमाणु, अलग अलग परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से जो अणु बन रहे हैं उन्हें हम विषम परमाणु कहेंगे या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जहां पर आप देख सकते हैं HCl, इसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा Cl का है, और दोनों मिलकर के HCl का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या H2SO4, ये सब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु हैं। तो अणु जो है इस प्रकार से क्या होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर फोकस रहेगा, एंड दैट इज एटम। परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले परमाणु कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या सूक्ष्मतम भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी ये इतना क्रियाशील है कि आपस में क्रिया करके या किसी अन्य परमाणु से क्रिया करके किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए मुक्त अवस्था में भी नहीं रह सकते, क्योंकि इतना अधिक क्रियाशील है, इतना अधिक एक्टिव है कि किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ में क्रिया करके कोई बंध बना लेगा, और उसके वजह से फिर अगर परमाणु आपस में बंध बना लेंगे तो वो अणुओं में बदल जाते हैं। तो सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये मुक्त अवस्था में न रहकर अपने ही यौगिक के किसी दूसरे या समान तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे अगर आप कभी भी बात करें तो H जो है, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा, या O जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो ये H क्या करेगा, अपने जैसे दूसरे H के साथ में मिलकर के या तो H2O बना लेगा, या मान लीजिए कि किसी अन्य परमाणु जैसे Cl के साथ मिलकर के HCl बना लेगा, या ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के H2O बना लेगा, या अन्य प्रकार के अणुओं का निर्माण कर लेगा। तो ये H जो है वो अपनी एक सिंगल, या आप कहें कि एकल परमाणु अवस्था में स्थायी नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के साथ में जुड़ करके अणुओं का निर्माण कर लेता है। कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा क्रियाशील है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी परमाणु जो कि द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, वो भी अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से इस प्रकार से मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखने की है दोस्तों, कि जो आदर्श गैस होती है, इनर्ट गैसेज होती है, यानी प्रकृति में कुछ ऐसी गैसेज हैं जो इस प्रकार से अक्रियाशील है, जिनमें इस प्रकार से रिएक्टिविटी नहीं होती या बहुत कम होती, और सामान्य तापदाब पर वे ज्यादा क्रिया नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि हीलियम, तो हम जब भी हीलियम को लिखते हैं तो He लिखते हैं, इसके साथ में He2 नहीं लिखेंगे। या इसी तरह से नियोन या अन्य प्रकार की जो गैसेज हैं वो भी क्या है, इस प्रकार से अक्रिय गैसें हैं। और ये अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था या इनके जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, क्योंकि ये इनके परमाणु इतनी क्रियाशील नहीं है। तो यहां पर एक परमाणु के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात की है कि ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए दोस्तों, परमाणु के ऊपर आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो फोकस रहेगा। परमाणु के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपने कई सारे नाम सुने होंगे, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, या इसी तरह से सोमरफील्ड वगैरह। तो ये सब क्या है, मतलब ये किन बातों के ऊपर फोकस करते हैं।
तो कई बार हम डाल्टन के थ्योरी के बारे में बात करते हैं, कई बार हम रदरफोर्ड या थॉमसन की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आज हम बेसिकली ये समझ लेते हैं कि ये थ्योरीज आखिर बताती क्या हैं, इन किन पॉइंट्स को डिस्कस करती है, और जब हम परमाणु के इन विशेषताओं या इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे तो हम किस थ्योरी को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें कि परमाणु की अगर हमें विशेषता बतानी हो, यानी गुण बताने हो, जैसे मान लीजिए एक परमाणु, अब हमें बताना है कि भाई ये किस प्रकार से संयोग करेगा या इसकी क्या विशेषता है, ये किस प्रकार से जो है अन्य जो परमाणु उसके साथ संयोग करेगा, इन सब गुणों, इन सब कैरेक्टर्स, इन सब इस तरह से फीचर्स पे बात करें, तो इसके लिए हमारे पास में जो थ्योरी है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जब भी हम डाल्टन की बात करेंगे, जॉन डाल्टन की थ्योरी की बात करेंगे, तो उस थ्योरी में परमाणु के गुणों की बात की गई है। परमाणु किस प्रकार से यौगिक बनाता है, परमाणु इस प्रकार से अन्य क्या क्या गुण रखता है, तो इन गुणों के बारे में, इन विशेषताओं के बारे में डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि डाल्टन ने तो सीधा सीधा कह दिया था कि भाई परमाणु अविभाज्य है। अब जो चीज इस प्रकार से डिवाइड हो ही नहीं सकती है, जिसे और अधिक तोड़ा ही नहीं जा सकता है, तो उसकी विशेषताओं के बारे में तो डाल्टन की थ्योरी में कुछ भी मिलना संभव नहीं था। तो डाल्टन ने सीधे सीधे परमाणु को अविभाज्य बता करके इसकी संरचना के बारे में कोई बात नहीं की। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम परमाणु की विशेषताओं की बात करेंगे तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम परमाणु की संरचना की बात करें कि भाई ये परमाणु जो है, इसके अंदर क्या क्या उपस्थित हैं, इसके अंदर कौन कौन से कण हैं और किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तब हम इसकी संरचना की बात कर रहे होते हैं। और इस संरचना में हमारे पास में अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हम इस परमाणु की संरचना को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जे थॉमसन मॉडल, जिन्होंने इस प्रकार से परमाणु की संरचना के बारे में बात की थी। इसी में फिर आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, किस प्रकार से रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक या अन्य प्रकार के जो गुण हैं उनके बारे में बात की थी। और फिर उसमें नील्स बोहर मॉडल को भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा छोटे मोटे जो दूसरे मॉडल हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परमाणु की विशेषताओं की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होगा। और जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी संरचना किस प्रकार की है, तब हम इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। डाल्टन के समय में परमाणु को अविभाज्य माना जाता था, इसलिए संरचना पे कोई बात नहीं होती थी। लेकिन बाद में जब मौलिक कणों की खोज हुई या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में जानकारी हुई, तो उसके बाद में ये अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी गई। तो आइए चलते हैं, इन सब पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस तरह से पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणुवाद, यानी डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो 1808 में दी गई, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। लेकिन एक प्राचीन भारतीय दर्शन भी है जिसे हम वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रणेता रहे हैं महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने इस संसार के, इस ब्रह्मांड के द्रव्यों की व्याख्या की थी, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आज के डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार। जैसे अगर हम बात करें महर्षि कणाद ने क्या बताया था, तो महर्षि कणाद ने बताया था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है और इसमें कोई भी द्रव्य है, तो ये द्रव्य जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और इन्हीं सूक्ष्म कणों के बार बार मिलने से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो प्राचीन भारतीय दर्शन, जिसे हम वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसके प्रणेता ऋषि कणाद थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि सभी द्रव्य कणों से मिलकर बने हुए हैं। और बाद में इसी सिद्धांत को यूनानी दार्शनिकों लूसियस और डेमोक्राइटिस ने आगे बढ़ाया था, और बाद में 1808 में जॉन डाल्टन ने इसकी पुष्टि की थी। तो जॉन डाल्टन के इस परमाणुवाद में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन की एक पुस्तक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। और इसी पुस्तक में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु की विशेषताओं के बारे में बात की थी। तो डाल्टन की ये परमाणु की विशेषताएं क्या हैं, या डाल्टन के परमाणुवाद में परमाणु की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, इन पर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन के परमाणुवाद के प्रमुख पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट, डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक जो मैटर है, द्रव्य है, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और जिन्हें परमाणु कहते हैं।
तो कोई भी पदार्थ हमारे आसपास है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन सब कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु को डाल्टन ने मौलिक कण माना था, मतलब वो एक ऐसा कण जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड के सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। डाल्टन ने यह कहा कि परमाणु अविभाज्य है। देखिए दोस्तों, ये जो परमाणु शब्द है ये भी ग्रीक शब्द एटमोस से बना है और उसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य, इनडिविजिबल, यानी एक ऐसा कण जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब एक ऐसा कण जिसे इस प्रकार से आप चाहें तो और सूक्ष्म कणों में नहीं बदल सकते। तो प्रारंभ में ये परमाणु जो है वो इनडिविजिबल या इस तरह से अविभाज्य ही माना जाता था और इसी आधार पर ये नाम भी रखा गया है। यानी ये ग्रीक शब्द एटोमोस से बना है और जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो परमाणु को प्रारंभ में अविभाज्य ही माना गया था और डाल्टन की थ्योरी में भी परमाणु को अविभाज्य के आधार पर ही या अविभाज्य ही कंसिडर किया गया। फिर उसके बाद में डाल्टन ने परमाणु को इस प्रकार से शाश्वत माना कि भाई ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु ना तो इस प्रकार से इसका ओरिजिन संभव है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनमें परमाणु का अस्तित्व समाप्त भी हो जाता है और नए परमाणु बनते भी। उसके बाद डाल्टन ने एक और पॉइंट कहा कि एक ही तत्व के यानी समान तत्व के, जैसे अगर हमारे पास में एक लोहे का टुकड़ा है तो इस लोहे के टुकड़े के या आप कहें कि इस पूरे तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे आयरन है और दूसरा हमारे पास में एक तत्व है गोल्ड, तो दोनों के जो परमाणु हैं वो आपस में तो एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन इस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं कि आयरन के सभी जो परमाणु होंगे वो आपस में समान होंगे और गोल्ड के सभी परमाणु आपस में समान होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न होंगे। ये बात सही भी है। आप जानते हैं कि हर पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में समान होंगे और दूसरे तत्वों से, दूसरे किसी पदार्थ से ये भिन्न होते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है डाल्टन के परमाणुवाद में वो ये कहता है कि परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में अगर संयोजित होते हैं तो इससे H2O बनेगा और ये एक यौगिक है। या इसी तरह से मान लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में संयोजित होते हैं तो इससे NH3 या अमोनिया बनता है। तो निश्चित अनुपातों के संयोजन की बात भी डाल्टन के परमाणुवाद में कही गई और आज हम जानते हैं कि ये जो धारणा है बिल्कुल सही है और परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन के द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। निजी सत्ता बनाए रखने का मतलब है कि परमाणु का अस्तित्व बना रहता है, परमाणु का की एग्जिस्टेंस जो है वो बनी रहती। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है, ये ना तो नए बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। एक एग्जाम्पल से किसी भी आप समीकरण में अगर आप देखें तो उसमें ये धारणा सही पाई जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH प्लस अगर HCl की क्रिया करवाएं तो इससे बनेगा NaCl प्लस H2O। अगर आप यहां देखें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो क्रिया कारक है वहां पर जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु जो है वो क्रियाफल में भी बनते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस पूरी अभिक्रिया में न तो कोई नया परमाणु बना है और न ही कोई पुराना परमाणु नष्ट हुआ है, केवल परमाणुओं का अरेंजमेंट बदला है। जैसे अगर आप बात करें यहां पर सोडियम पहले OH के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में ये सोडियम जो है वो Cl के साथ में जुड़ गया और NaCl का निर्माण हो गया। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये OH जो है वो जो पहले सोडियम के साथ जुड़ा हुआ था, ये OH जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और इससे H2O का निर्माण हो गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही। परमाणु वैसे अगर आप देखें तो उनको नष्ट या उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं और न ही उत्पन्न होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। अब डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत की उपलब्धियां क्या है, यानी इसमें क्या कुछ ऐसा है जिसे आज भी हम मान्यता देते हैं या जिसका उपयोग आज भी हम करते हैं। देखिए डाल्टन का ये जो सिद्धांत है ये किसी प्रायोगिक आधार पर आधारित नहीं था। यानी डाल्टन ने किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा
इन सिद्धांतों या इन पॉइंट्स को डेराइव नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके इस सिद्धांत की बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जो आज भी रसायन विज्ञान में या केमिस्ट्री में यूज की जाती। तो हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत था, लेकिन फिर भी इसके आधार पर बहुत सारे तथ्य इसमें ऐसे हैं जो आज भी प्रयोग किए जाते हैं। पहला पॉइंट, डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं के द्वारा बने होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आज ये कथन पूरी तरह से सत्य है। हम मानते हैं कि द्रव्य का वो कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु ही है, यानी पूरा द्रव्य कभी भी एक साथ एक किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसके परमाणु ही जो है इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये कथन जो है वो पूरी तरह से सत्य है। दूसरा पॉइंट, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कोई भी यौगिक आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम जानते हैं कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में संयोजन करके CO2 का निर्माण करते हैं। या इसी तरह से अगर आप बात करें कि जो मेथेन है, मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 के अनुपात में संयोग करके CH4 का निर्माण करते हैं। तो यहां पर यौगिकों के निर्माण में परमाणुओं का छोटी संख्या में, छोटी संख्या का मतलब है कि 1 2 4 5 इस तरह से, कोई बहुत बड़े पूर्णांक में नहीं कि आप मान लें कि हजारों एक किसी परमाणु के जो कण है और दूसरे परमाणु के भी कुछ सैकड़ों कण है, नहीं, कुछ संख्या में 2 4 5 7 के अनुपात में ये आपस में मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये बात भी पूरी तरह से सत्य है। अगला पॉइंट है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष प्रकार और संख्या निश्चित होती है। तो यौगिक में परमाणुओं की जो सापेक्ष प्रकार और संख्या निश्चित होती है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक है, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में इस प्रकार से 4 परमाणु होंगे, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन का। इसी तरह से अगर आप जल की बात करें तो जल में 3 परमाणु होंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो परमाणु से जब यौगिकों का निर्माण होता है तो उसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। इसके अलावा डाल्टन ने जो अपने परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण की बात कही, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की जो बात कही वो भी पूर्णतः सत्य है। निश्चित अनुपात का मतलब आप अभी यहां पर देख चुके हैं कि यौगिकों के निर्माण में परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो ये बात पूरी तरह से सही है। ये द्रव्यमान संरक्षण की बात क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण की बात वही है जो अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ी। जैसे अभी हमने एक समीकरण पढ़ी थी और इस समीकरण में हमने बात की थी कि NaOH प्लस HCl का अगर केमिकल रिएक्शन हो इनके बीच में तो ये NaCl प्लस H2O का निर्माण करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है, क्रिया कारकों में जो द्रव्यमान है वही क्रिया फलों में भी होगा। यानी यहाँ पर भी एक सोडियम है और यहाँ पर भी एक सोडियम है, यहाँ पर एक OH है तो यहाँ पर भी एक OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो इधर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक Cl तो यहाँ पर भी एक Cl। तो जितना द्रव्यमान क्रिया कारकों का था उतना ही द्रव्यमान क्रिया फलों का है। इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आज भी केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की ये कुछ उपलब्धियां हैं। अब डाल्टन के परमाणुवाद के दोष देख लेते हैं, यानी क्या कारण है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो अस्वीकार कर दिया गया। उसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आज डाल्टन के परमाणुवाद को उतनी मान्यता नहीं दी जाती। तो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले, परमाणु अविभाज्य नहीं। देखिए, डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया 1808 में, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते परमाणु के अंदर भी कई प्रकार के कणों की जानकारी हुई और जिसमें से कुछ मौलिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जानकारी हुई। तो अब परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं माना जाता, यानी अब ये माना जाता है कि परमाणु को भी हम बहुत सारे कणों में तोड़ सकते हैं। परमाणु को तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे कण निकलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ अस्थायी कण भी होते हैं। तो अब परमाणु जो है वो डिविजिबल, यानी अब उसे इनडिविजिबल नहीं माना जाता। तो पहला तो पॉइंट यहीं पर गलत हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि डाल्टन यह नहीं समझा सके कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार और संयोजकता में अंतर क्यों होता है। अभी उन्होंने, जैसे हमें पिछला पॉइंट देखा था कि आयरन के सभी परमाणु एक जैसे हैं, बिल्कुल सही बात है, या गोल्ड के सभी परमाणु एक जैसे हैं, ये भी सही है, लेकिन आपस में ये परमाणु अलग अलग हैं, तो क्यों अलग हैं इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी।
तो बेसिकली इसकी व्याख्या हम आधुनिक परमाणु संरचना के सिद्धांतों से करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, या इस गोल्ड के अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है, जिसकी वजह से इनके गुण अलग अलग हो गए। तो ये जो व्याख्या है ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं मिलती है। इसकी व्याख्या आगे जाकर के परमाणु की संरचना के आधार पर की गई, तो डाल्टन इन पॉइंट्स को नहीं समझा सके। इसके अलावा जैसे परमाणु संयोजित होकर के अणु बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, यानी परमाणु की क्रियाशीलता, उसकी संयोजकता, उसके आपस में बंध बनाने की जो प्रक्रिया है, उस पर डाल्टन का कोई मत नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है कि डाल्टन ने परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया के बारे में कोई बात नहीं की। फिर इसमें कि डाल्टन जो है वो समस्थानिकों समभारिकों को नहीं समझा सके। डाल्टन ने कहा कि एक परमाणु के सभी जो एक तत्व के जो सभी परमाणु हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो समान होता है। लेकिन अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमें समस्थानिकों के रूप में इसके कुछ अपवाद मिलते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में इस प्रकार से हमें C612 भी मिलता है और कार्बन में कार्बन 14 भी मिलता है। अभी देखिए दोनों परमाणु कार्बन के, लेकिन बावजूद उसके दोनों का द्रव्यमान अलग अलग। या इसी तरह से अगर आप बात करें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में इस प्रकार से अलग अलग जो परमाणु मिलते हैं और इन सब का द्रव्यमान अलग अलग है। यानी ये जो समस्थानिक हैं इनके द्रव्यमान क्यों अलग होते हैं, इसके बारे में डाल्टन के थ्योरी में कोई भी बात नहीं की गई। इसके अलावा अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान भी समान हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें C614 और N714, अब इन दोनों का जो परमाणु भार है वो समान है, क्योंकि देखिए दोनों में द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है, और ये अलग अलग परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु। तो ये बात किस तरह से पॉसिबल होती है, ये भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं बताई गई। तो डाल्टन के परमाणुवाद में कई तरह के दोष हैं, इसीलिए ये थ्योरी जो है वो इस प्रकार से अस्वीकार कर दी जाती। लेकिन बावजूद इसके इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आज भी रसायन शास्त्र में उपयोग किया जाता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परमाणु की संरचना। तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट्स में बात की थी कि डाल्टन का जो परमाणुवाद है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, वो परमाणु के गुणों की बात करेगा। उसमें परमाणु की विशेषताएं बताई गई है, परमाणु के अंदर किस प्रकार की संरचना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की या परमाणु की संरचना की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत आया तो परमाणु को अविभाज्य माना गया, यानी परमाणु और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में कुछ प्रयोगों से, जिनमें इस प्रकार से जे थॉमसन, रदरफोर्ड या चैडविक के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की, इसके बाद ये माना जाने लगा कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो ये थ्योरी आई कि परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण हैं, जिनमें से कुछ मौलिक कण हैं और कुछ जो है वो अस्थायी कण हैं। तो इन कणों के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी, और साथ ही पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, मेसोन आदि अस्थायी कण होते हैं। तो हम यहाँ पर परमाणु के मौलिक कणों को डिस्कस करते हैं कि ये कण किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी खोज कब और किसने की। तो ये बात करते हैं परमाणु के मौलिक कण। यानी कि मौलिक कणों में हम 3 कणों को शामिल करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शामिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इन 3 कणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उस कण की बात करते हैं जो सबसे पहले खोजा गया, और ये कण था इलेक्ट्रॉन। चलिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये जो जे थॉमसन का चित्र है। अब जे थॉमसन को ये जो आइडिया है वो किस तरह से आया, देखिए एक प्राकृतिक घटना है बिजली कड़कने की, जिसमें आप जानते होंगे इस प्रकार से आकाश में तेज रोशनी और आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती। तो इस कड़कती हुई बिजली को देख करके थॉमसन के दिमाग में एक बात आई कि ये आवेश यहां पर किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, या अगर आप देखें कि ऊपरी वायुमंडल में इस आवेश के उत्पन्न होने की जो कारण है उसको समझने के लिए थॉमसन ने कुछ प्रयोग किए।
तो थॉमसन ने क्या किया, एक ऐसी इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाई जिसे हम कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं एक निर्वात नली जैसी उन्होंने कुछ बनाई। यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो कर दिया, क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी परतों में जहां पर इस प्रकार से बादलों का बनना और बिजली कड़कने की घटनाएं होती है, वहां पर एयर का प्रेशर काफी लो होता है। तो थॉमसन ने इस प्रकार से एक निर्वात नली बना करके उसमें प्रेशर को काफी कम कर दिया और उसमें इस प्रकार से दो मेटल प्लेट्स, दो धातु की प्लेट्स लगा दी और इन धातु की प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी में बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई की, बहुत ज्यादा, कितनी, लगभग 10,000 वोल्ट। देखिए ये 10,000 वोल्ट जो है वो बहुत ज्यादा आवेश की मात्रा या वोल्टेज की मात्रा काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो 220 के आसपास लग रहता है और बावजूद उसके वो एक अच्छा खासा वोल्टेज माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 10,000 वोल्ट है। तो बेसिकली जे थॉमसन ये देखना चाहते थे कि इतने 1,000 वोल्ट पर या इतने अधिक वोल्टेज पर क्या इस प्रकार से हवा में भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। और इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने कैथोड किरणों की खोज की, यानी वो किरणें जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जो नेगेटिव पार्ट है कैथोड से निकलती और इस तरह से एनोड की तरफ जाती। तो इस प्रयोग में इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर इन कैथोड किरणों की खोज की और आगे जाकर के ये देखा गया कि ये कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी और इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह एक आवेशित कण, यानी बाद में यह भी देखा गया कि इस कण पर आवेश होता है, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल लगा करके देखे गए कि ये कण जो है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेशित कण है। इसका आवेश जो है उसकी मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होती है। कुलाम जो है वो आवेश का मात्रक। दोस्तों ये आवेश जो है वो इस प्रकार से थॉमसन ने नहीं खोजा था। थॉमसन ने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेशित कण है, लेकिन आवेश की मात्रा, आवेश की अमाउंट कितनी है, इसके बारे में मिलिकन ने बताया था। एक वैज्ञानिक है मिलिकन। तो मिलिकन ने अपना एक फेमस तेल बूंद प्रयोग किया था, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। और इस तेल बूंद प्रयोग के आधार पर मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की जानकारी दी, आवेश की मात्रा के बारे में बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो ये जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम एक इकाई मान लेते हैं, मतलब इसको एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे अगर आप जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना, तो +1 एक इकाई आवेश होता है। तो यहां पर ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। फिर अब बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो इसका जब द्रव्यमान निकाला गया तो ये द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यानी बहुत ही कम द्रव्यमान, -31 कैटेगरी का। तो यहाँ किलोग्राम में देख सकते हैं कि -31 में, थोड़ा इसको अगर ग्राम में बदलेंगे तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि -28 के आसपास का जो संख्या वो ली जा सकती है, लेकिन किलोग्राम में है तो -31। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई आवेश माना जाता है। जब भी हम आगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक आवेश +1 +2 +3 इस तरह से। तो इसके आवेश को, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम है, उसको एक इकाई आवेश मान लिया जाता है। फिर उसके बाद में कि इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है। यानी अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान हम 1 माने तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसका 1/1836 गुना, यानी बहुत ही कम द्रव्यमान है अगर हम बात करें प्रोटॉन की तुलना में। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन काफी हल्का कण। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब अगले जो कण है उनके बारे में बात करते हैं और ये है प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, इसकी खोज के बारे में कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, या कुछ लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने इसकी खोज की। तो आज हम ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि इसकी खोज बेसिकली की किसने। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है 1919 में। यहां पर फिर से वही प्रश्न कि भाई रदरफोर्ड ने खोज की है तो फिर गोल्डस्टीन का नाम क्यों आता है। देखिए थॉमसन ने जो कैथोड किरण प्रयोग किया था, यानी नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली जो किरणें हैं उनको कैथोड रेज कहा गया, और इसके आधार पर फिर आगे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट जो है गोल्डस्टीन ने भी किया था, और गोल्डस्टीन ने इसी तरह से निर्वात नली के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाली किरणों की खोज की थी।
और इन किरणों को इस प्रकार से एनोड रेज या कैनाल रेज के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं एनोड रेज या कैनाल रेज प्रयोग को आधार बना करके रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो एक्सपेरिमेंट पहले गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की, उन्होंने सिर्फ कैनाल रेज या इस प्रकार से जो एनोड रेज है उनके बारे में बात की। रदरफोर्ड ने इस प्रकार से प्रोटॉन को वास्तविक रूप में खोजा है, इसीलिए प्रोटॉन की खोज की जो खोज का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने इस प्रकार से गोल्डस्टीन के एनोड किरण प्रयोग को आधार बनाया, इसीलिए गोल्डस्टीन का नाम यहां पर कई बार आपको बहुत सारी बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। तो रदरफोर्ड ने खोज की है, लेकिन आधार था गोल्डस्टीन का एनोड किरण प्रयोग, एनोड की नहीं यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती। उसके बाद में इस पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये धन आवेश। जैसे अगर आप बात करें प्रोटॉन पर आवेश कितना है, तो प्रोटॉन पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति ऋणात्मक थी, यहाँ पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है। तो आवेश की मात्रा यहां पर देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, लेकिन पॉजिटिव में। फिर उसके बाद में यह परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ में पाया जाता है। इसकी बात हम आगे जब संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स देखेंगे कि प्रोटॉन कहां पर पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अभी 27 देखें तो बहुत कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन का था 10⁻31 कैटेगरी के आसपास, किलोग्राम की कैटेगरी का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉन की तुलना में देखें तो बहुत ज्यादा है। वैसे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर हम साधारण कणों के आधार पर देखें तो बहुत बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन से तुलना करेंगे तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एक अच्छा खासा नंबर बन जाता है। तो प्रोटॉन की तुलना इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो है वो काफी अधिक द्रव्यमान वाला कण है। आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफी भारी। तो ये प्रोटॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स। फिर अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन जो है वो सबसे अंत में खोजा गया कण था, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद में प्रोटॉन को खोज लिया गया, लेकिन न्यूट्रॉन बहुत बाद में जाकर के खोजा गया। जैसे ये 1897 में खोज लिया गया, ये 1919 में। तो न्यूट्रॉन जो है वो 1932 में खोजा गया था, जेम्स चैडविक या इस प्रकार से चैडविक जो वैज्ञानिक उनके द्वारा। इसका कारण ये है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और आवेश न होने की वजह से इसको बहुत बाद में जाकर के खोजा गया, क्योंकि शुरुआत में जो प्रयोग हुए हैं वो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है उन्हीं के आधार पर किए गए थे, कि वहां पर इस प्रकार से अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र लगा करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिफ्लेक्ट करके ये देखा गया कि ये कण कौन सा आवेश रखते हैं। तो शुरुआत में ये कल्पना नहीं की गई थी कि परमाणु में एक ऐसा कण भी हो सकता है जिस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन बाद में जब परमाणु के द्रव्यमान की गणना की जाती तो द्रव्यमान जो है वो थोड़ा अलग निकलता, प्रोटॉन के द्रव्यमानों से थोड़ा अलग निकलता। तो उसके बाद ये संकल्पना आई कि परमाणु में एक और कण हो सकता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं, और इसी के आधार पर बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो न्यूट्रॉन जो है उस प्रकार से चैडविक द्वारा 1932 में खोजा गया। तो जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, और इसके लिए उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रयोग किया। बेरिलियम जो नाभिक है, बेरिलियम परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की जब बौछार की तो उसके बाद में उन्हें न्यूट्रॉन मिले। तो इस न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने यह प्रयोग किए थे। ये एक विद्युत उदासीन कण है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो उदासीन है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कि भाई दोनों में ज्यादा द्रव्यमान वाला कण कौन सा है, तो वो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इससे थोड़ा कम होता है, जैसे यहाँ पर 4.8 या 4.9 के आसपास के पॉइंट्स लिखे जाते हैं। अगर आप प्रोटॉन का देखेंगे तो 1.628 के आसपास या 1.6728 के आसपास होगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा प्रोटॉन जो है वो हल्का है कंपैरेटिवली, लेकिन आमतौर पर अगर हम 2 डिजिट तक देखें तो दोनों का द्रव्यमान समान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम है।
प्रोटॉन जो है इस प्रकार से परमाणु के नाभिक में मिलता है। ये पॉइंट्स हम आगे जब संरचना को देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन की स्थिति सॉरी न्यूट्रॉन की जो है स्थिति क्या है प्रोटॉन के साथ में। तो ये इस प्रकार से न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अब इनको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए, ताकि इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाए, हम ये फैक्ट्स जो हैं वो ठीक से याद रख सकें, तो इनका एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। इनका एक कंपैरेटिव एक अगर आप पॉइंट्स देखें तो इस टेबल से हम तीनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें खोज, तो खोज की थी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो कब की? तो 1897 में इलेक्ट्रॉन खोजा गया, 1919 में प्रोटॉन और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। आवेश की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ कूलाम लिख सकते हैं, कूलाम, लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत है। वहीं पर अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इस पर कोई आवेश नहीं, यानी जो न्यूट्रॉन है ये विद्युत उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम द्रव्यमान को देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, जो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि जब भी हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान शामिल करते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलकर के परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान बनाते हैं। जब हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन को नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का कण है। तो इतने कम द्रव्यमान के कारण परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं किया जाता। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम आवेश की बात करेंगे तब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इस प्रकार से प्रोटॉन से कम नहीं पड़ता है, उसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो जब आवेश की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जब द्रव्यमान की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल मान करके उसका द्रव्यमान कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये तीन मौलिक कणों के बारे में। अब ये तीन मौलिक कण जो है वो किसी परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसी को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए। तो इन परमाणु मॉडल्स को हम अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार से डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या आपकी कोई प्रश्न वगैरह है तो उनको भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।